वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडलाइन एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का वॉइस का लेक्चर 6 है। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग देख लेंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और पढ़ना तो साथ साथ ज़रूरी है, साथ साथ इसका रिवीजन भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने के बाद क्या अक्सर होता है कि सभी लोग का ऐसे अक्सर होता है कि सभी लोग भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ने के बाद क्या करना है, याद करना है, ताकि हम जब मैं कभी और रिवीजन करूं तो मेरे माइंड में बहुत जल्द कंसेप्ट आ जाए। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, गाइडलाइन एजुकेशन को, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 12, यदि एक्टिव वॉइस की बनावट इट इज टाइम। कह रहा है बाबू, क्या क्या कह रहा है? यदि एक्टिव की बनावट बनावट इट इज टाइम, ठीक है, इट इज राइट टाइम, इट इज अ स्ट्रोंग टाइम, ठीक है, इट इज अबाउट टाइम, ठीक है, इट इज थ्रू टाइम। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो कोई भी सेंटेंस, अगर इट इज टाइम से स्टार्ट हो, या इट इज राइट टाइम से स्टार्ट हो, या इट इज रॉन्ग टाइम से स्टार्ट हो, या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट हो, या इट इज थ्रू टाइम से स्टार्ट हो, ठीक है, उसको पैसिव में कैसे बनाते हैं बाबू? इट इज टाइम या इट इज राइट टाइम जो रहता है जिसके अनुसार उसके अनुसार लिख देते हैं, या इट इज रॉन्ग टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज थ्रू टाइम। ठीक है, तो जो रहेगा, मान लेते हैं सपोज डेट, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं क्या, इट इज टाइम टू प्ले आवर टैक्स, इट इज टाइम टू पे आवर टैक्सेस। ठीक है, ये है ना, इट इज टाइम। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि वॉइस बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें देखना है क्या इट इज टाइम है ना, तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या देंगे, सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले बताइए इसमें क्या क्या है, ये क्या है, इट इज टाइम, तो इतना इतना है ही, है ना। इट इज टाइम तो है, इसके बाद टू पे आवर टैक्सेस, यही है ना। ये क्या है, टू पे क्या है, ये पे क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। ये जो पे है क्या है, वर्ब है, और इसके साथ आगे क्या लगा हुआ है, टू है, तो इन्फिनिटिव वर्ब है ये। ठीक है, और इसके बाद आवर टैक्सेस क्या है बाबू, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यही है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इट इज टाइम है तो इट इज टाइम ही हमको क्या लिख देना है। हमको क्या करना है, इट इट इज टाइम, यही है ना। इसमें से इट इज टाइम हमने ले ही लिया, इसमें से हमने इट इज टाइम ले ही लिया, यह है। अब क्या बच रहा है, फॉर बच रहा है,
इतने इसमें से हम लोग ले लिए हैं ना 1 मिनट। इसमें से हम लोगों ने क्या एक कोई ले लिया है इट इज टाइम, कोई नहीं ले सकते हैं जिसके अनुसार जो सेंटेंस में रहेगा, मान लेते हैं इट इज टाइम रहेगा तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट इज टाइम ही लगाएंगे, नहीं कि इट इज राइट टाइम लगाएंगे। यदि एक्टिव वॉइस में क्या हो इट इज राइट टाइम हो तभी हम इट इज राइट टाइम लगाएंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। यदि एक्टिव वॉइस में इट इज रॉन्ग टाइम हो तो पैसिव वॉइस में इट इज रॉन्ग टाइम लगाएंगे, ना कि इट इज टाइम या इट इज राइट टाइम। जो रहेगा वही लगाएंगे। इसमें इट इज टाइम है तो हमने यहाँ पर क्या दे दिया, इट इज लगा दिया है, यही लगाया है ना इट इज टाइम। इसके बाद बाबू क्या है, फॉर बच रहा है, ये क्या बच रहा है, फॉर बच रहा है, ये फॉर। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर लिख देंगे। फॉर लिख दिए तो अब क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है बाबू, सब्जेक्ट। हमको बताइए कि सब्जेक्ट क्या होगा इसमें, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, आवर टेक्स्ट। ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, यही ना बनाया जाता है। ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है, यही ना। ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है, यही ना। तो क्या हो जाएगा, आवर, आवर टैक्सेस, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट हो ही गया, इसके बाद बाबू क्या हो रहा है, यहाँ पर टू आ रहा है तो टू दे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है बाबू, बी आ रहा है, देखिएगा ये बी आ रहा है ना, बी आ रहा है ना ये बी। तो यहाँ पर क्या दे देंगे, यहाँ पर बी लगा देंगे। जब हमने बी लगा दिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगा, ये वर्ब है ना, वर्ब है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। हो गया, हमारा बन गया। ये टू को हमने क्या किया, यहाँ रख ही दिया। अब क्या बचा, वर्ब इसके बाद बी और इसके बाद पेड। तो हमारा ये क्या बन गया, हमारा पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। सब जो आए सेंटेंस में वही लिख देना है, ठीक है। देखिए इट इज टाइम, इसके बाद क्या मैंने लगाया है, फॉर है तो फॉर, फिर इसके बाद आवर टेक्सेस, इसके बाद टू है तो टू, इसके बाद बी, इसके बाद हमारा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज अबाउट टाइम टू स्पीक इंग्लिश। सबसे पहले हमको बताइए, ये तो हो जाएगा, इट इज अबाउट टाइम जैसे को तैसे लिखते हैं। ये टू प्लस भी वन इंफिनिटिव वर्ब है, और ये इंग्लिश क्या है बाबू, ऑब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस का क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही पैसिव वॉइस में क्या बनता है बाबू, तो सब्जेक्ट बनता है। चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले बताइए क्या लिखेंगे, सबसे पहले इट इज अबाउट टाइम है ना, तो इट इज अबाउट टाइम लिख लेंगे, इट इज अबाउट टाइम। इसके बाद बाबू क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है, रूल में देखिए फॉर आ रहा है। इसमें से हमने एक को ले लिया, इसके बाद क्या आ रहा है, फॉर आ रहा है, यही आ रहा है ना। फॉर आ रहा है ना, तो हम फॉर दे देंगे। फॉर के बाद सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना इंग्लिश है ना, इंग्लिश लिख देंगे। हमने इंग्लिश लिख दिया। इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या है, ये टू है तो टू यहाँ पर कर देंगे, टू। इसके बाद बी, इसके बाद क्या बच रहा है, स्पीक। स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। हमारा बन गया।
कोई दिक्कत है बनाने में तो बोलिए आप लोगों को। अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, अगर समझ में नहीं आ रहा है वो लोग कमेंट कर देंगे, ठीक है? ताकि हम नेक्स्ट वीडियो एक अलग से वीडियो भी बना दें, ठीक है? तो ऐसा करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। इट इज अबाउट टाइम फॉर इंग्लिश टू बी स्पोकन। मैंने ऐसे भी बना दिया है आप लोग लोगों के लिए, सुविधा के लिए। अब आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज राइट टाइम टू प्ले। तो सबसे पहले बताइए हमको क्या। इट इज राइट टाइम जैसे को तैसे लिख देंगे। इट इज राइट टाइम। इसके बाद बाबू क्या आ जाएगा, फॉर है ना। इसके बाद फॉर, फॉर के बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा फुट बॉल हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्या आ जाएगा, टू है तो टू दे देंगे। इसके बाद बी है तो बी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या है, प्लेड। ठीक है, ये हमारा बन जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बना लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने इट इज राइट टाइम इतना लिख लिया है, लिख लिया है ना इतना, इट इज राइट टाइम। देखिए बाबू, हमने इतना लिख लिया है ना, इट इज राइट टाइम। इसके बाद टू के जगह क्या आ जाएगा, फॉर। इसके बाद ये फुटबॉल, फुटबॉल क्या यहाँ पर क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर आ गया फुटबॉल। इसके बाद टू, इसके बाद बी, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। तो ये हमारा क्या हुआ, पैसिव वॉइस बनकर रेडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। किसी को दिक्कत है तो बोलिए। मान लेते हैं एक और सेंटेंस हो गया, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। एक हो जाएगा आपको, इट इज टाइम टू टेक एक्सरसाइज। बनाइए तो आप लोग। इसको बनाइए तो जरा। सबसे पहले क्या करेंगे, इट इज टाइम को लिखेंगे। इसके बाद टू के जगह फॉर, इसके बाद क्या होगा बाबू, एक्सरसाइज टू बी टेकन। आप लोग के ऊपर है, बना लीजिएगा ना। अगर समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रूल नंबर 13 बोल रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस से स्ट्रॉन्ग इमोशन का भाव व्यक्त हो तो उसे सेंस के अनुसार क्या करते हैं, चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, तो सेंस के अनुसार। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेंटेंस हो गया, ठीक है। जैसे बाबू हो गया कि कोई टीचर लोग बोलता है स्टैंड अप, ठीक है, कम हियर, रीड माइंडली, बोलता है ना, कम इन। ऐसे सब बोलते रहते हैं, शट अप।
ऐसे सब सेंटेंस आपने देखा भी होगा, देखे है ना? तो सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं पहला एग्जांपल क्या, स्टैंड अप। तो सबसे पहले स्टैंड अप में क्या हो रहा है बताइए, इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस, ठीक है। वो कोई टीचर बोलता है स्टैंड अप, बोलते हैं ना, तो क्या बोल रहे हैं आपको, क्या ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, एडवाइस नहीं, सलाह तो नहीं दे रहे हैं, एडवाइस मीन्स होता है सलाह, कमांड मतलब होता है आदेश, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसके अनुसार मान लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस यही बोल रहा है कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन का भाव व्यक्त हो तो उसे सेंस के अनुसार चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे स्टैंड अप है, स्टैंड अप से आपको क्या भाव व्यक्त होता है, वो हमको ऑर्डर दे रहे हैं, बोल रहे हैं हमको कि खड़े हो जाओ, यही बोल रहे हैं ना। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर टू, इसके बाद हम क्या लिख देंगे, स्टैंड अप। इसमें कुछ नहीं है बाबू, क्या लिख देंगे, यू आर ऑर्डर टू, हो गया। इसके बाद स्टैंड अप है तो स्टैंड अप लिख देंगे। हमारा ये बन गया, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ठीक है। मैंने लिखा है यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, जिससे भाव व्यक्त हो। यदि मान लेते कोई इंपरेटिव सेंटेंस से भी स्ट्रॉन्ग इमोशन का भाव व्यक्त हो तो उसे सेंस के अनुसार मतलब चेंज करते हैं कि किस चीज का भाव व्यक्त हो रहा है, ठीक है। जैसे बोला बोला कि स्टैंड अप, ठीक है, तो इसे ऑर्डर का भाव व्यक्त हुआ, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। कम हियर, बताइए तो, ये जो कम हियर है ये क्या है, ये भी ऑर्डर का ही भाव व्यक्त हो रहा है। तो लिख लिख देंगे यू आर ऑर्डर टू, इसके बाद ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसे कि तैसे, कम हियर, इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड माइंडली, बताइए तो, ध्यान पूर्वक पढ़े, मीन्स रीड माइंडली ये क्या है, कोई ऑर्डर देगा, ध्यान पूर्वक पढ़ें, कि आपको क्या सलाह कोई दे रहा है, क्या दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो सुझाव आप लोग को देता है ना कि आप लोग अच्छे से पढ़िए। हम बोलते हैं जब भी आते हैं क्लास लेते हैं तो बोलते हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ये हम आपको क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। चाहे डॉक्टर आपसे बोलते हैं कि दवा इस टाइम खा लेना है, तो आपको एक सलाह दे रहे हैं, ठीक है, नहीं कि ऑर्डर दे रहे हैं, चाहे नहीं कमांड दे रहे हैं, ठीक है। तो रीड माइंडली है, ठीक है। तो क्या बोले क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज टू रीड माइंडली, लिखा है ना। यू आर एडवाइज टू, इसके बाद जैसे को ये जैसे लिख दिए हैं, रीड माइंड, इतना हमारा बन गया। ऐसे ही है, मैंने ऐसे ही मैंने क्या स्टैंड अप, यही है ना स्टैंड अप। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला है, स्टैंड अप से किस इमोशन का बात, ऑर्डर का, आदेश का, ऑर्डर टू, ठीक है। स्टैंड अप, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, ऐसे ही कम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, टीचर बोलते हैं ना कम हियर, स्टैंड अप,
तो आप लोगों को ऐसे ही मतलब देख लेना है और घर पे भी रिवीजन करना है, ठीक है। ये नहीं यहाँ से पढ़ें, वीडियो देखें और इसके बाद टाइम टाइम फीस, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। और एक एग्जांपल दे दें आप लोगों को, बोलिए। हाँ, एक इस पे भी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है आप लोगों को। जैसे मान लेते हैं कमांडेड, ये इस पे भी है गेट आउट। ये क्या हुआ? कमांडेड गेट आउट, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यू आर कमांडेड टू गेट आउट, ठीक है, ऐसे कर देंगे। रूल नंबर 14 कह रहा है कि सम एक्टिव टू पैसिव सेंटेंस आर नॉट यूज्ड बाय बट अदर प्रीपोजिशंस आर यूज्ड। बोल रहा है कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस हैं जिस जो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं सभी लोग देखते हैं बाई का। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ बाई ना लगकर कुछ अलग प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। जैसे नो के साथ ऑब्लाइज के साथ टू लगता है। सरप्राइज, शॉक्ड, अलार्म्ड, ऑरिड, फैक्ट्स के साथ एट लगाते हैं। इंटरेस्टेड, कंटेंट के साथ इन लगाते हैं। सेटिस्फाइड के साथ विथ लगाते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है आई नो यू। क्या है? आई नो यू। चूंकि ये एक्शन नहीं है, यदि एक्शन रहता ये तो हम इसके साथ बाई लगा सकते थे। ये एक्शन नहीं है, पोजीशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? जो नो है वो पोजीशन दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू? सबसे पहले मैंने बताया था कि कोई भी सेंटेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हमको जानना जरूरी है। क्या जानेंगे बाबू? कि कौन सा सब्जेक्ट है, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। नो क्या है? वर्ब है। और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट किसका है बाबू? तो ये जो है ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। तो इसी को हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही सब्जेक्ट ले लेंगे हम। क्या लेंगे? सब्जेक्ट ले लेंगे। यही क्या ले लेंगे हम? सब्जेक्ट ले लेंगे। क्या ले लेंगे? यू। हो गया। यू। सबसे पहले बताइए वर्ब को देखकर नो ये किस सेंटेंस में है? तो आप लोग बोलेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है सर। ये है ना? तो इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी हेल्पिंग वर्ब किसकी लगेगी? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बाबू? तो इज या आर या एम, यही होता है ना। यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है। आर हमने लगा दी। इसके बाद नो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नॉन। इसके बाद बाबू क्या लगेगा? अब हम बाई लगाते हैं। चूंकि ये नो है ना, नो के साथ क्या लगता है बाबू? यहाँ पर मैंने बताया है टू लगता है। यहाँ पर टू। इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बाबू? आई का मी होता है। ये हमारा बनकर रेडी हो गया। हमारा बनकर यू आर नॉन टू मी, ये हमारा बनकर रेडी हो गया। आशा करता हूं सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। यू आर नॉन टू मी। नेक्स्ट दिस बोतल कंटेन्स मिल्क। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हमको क्या देखना है?
ये क्या है, दिस बोतल क्या है? दिस बोतल सब्जेक्ट है, कंटेंट्स क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, मिलकर ये ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है। कंटेंट्स में एस लगा हुआ है, ठीक है। तो हम देख कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है। कोई भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसकी वर्ब को देखकर ही पहचानते हैं कि कौन से किस टेंस में है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। जब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है तो बताइए बाबू, इसका हेल्पिंग वर्ब पास्ट एंड सॉरी, इसका हेल्पिंग वर्ब किसका लगेगा? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यही लगेगा ना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब बाबू क्या होता है? इज या आर या एम, यही होता है ना। इज या आर या एम, यही होता है। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट है मिल्क, मिल्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर मिल्क लिख देंगे। तो हमने लिख दिया, यहाँ पर मिल्क लिख दिया। इसके बाद मैंने बताया किसका वर्ब लगेगा, तो चूंकि ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में किसकी लगेगी बाबू? तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज या आर या एम। तो यहाँ से इज लगा दिए हैं। बस हेल्पिंग वर्ब से हमको मतलब है, मेन वर्ब से नहीं मतलब है, ठीक है। इसके बाद क्या है बाबू? कंटेन, कंटेंस है तो ऐसे हटाकर कंटेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद क्या मैंने बताया, कंटेंट के साथ क्या लगता है बाबू? इन, तो हमने इन, इसके बाद दिस बोतल है तो दिस बोतल लिख दी। आशा करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है? लिखते चलिएगा, ठीक है। देखिए और कुछ है जो शायद आई थिंक पीडीएफ से हट गया है, ठीक है। जैसे सब पे है था उस पे जैसे रहा है कि सीता सेटिस्फाइड मी, ठीक है। तो सेटिस्फाइड है तो उसके साथ विथ लग जाएगा, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में कर दीजिएगा। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं क्या, कि यदि एक्टिव वॉइस देयर से स्टार्ट हो, देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव वर्ब हो, ठीक है। तो उसको पैसिव कैसे बनाते हैं? देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इसके बाद टू प्लस इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। मान लेते हैं देयर इज नो टाइम टू लॉस, ऐसे मान लेते हैं कि सेंटेंस है कि देयर इज नो टाइम टू लॉस। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि देयर को देयर ही लिख देना है। देयर को देयर ही लिख देंगे। इसके बाद वर्ब, बोल रहा है बाबू वर्ब ना, वर्ब क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि इज है तो इजी होगा। देयर इज नो टाइम टू लॉस, तो हमको सीधे क्या करना है, यहाँ पर ट्रू के साथ और लगा देंगे, लिख देंगे, लिखेंगे देयर इज नो टाइम टू, इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा? बी है। इतना तो हमने क्या लिख लिया है। देयर इज नो टाइम, इसमें भी तो बोल रहा है इतना हो गया। इसके बाद बाबू क्या आ रहा है? बी आ रहा है, तो यहाँ पर बी दे देंगे। यहाँ पर बी दे देंगे, बी हो जाएगा। इसके बाद वर्ब क्या है बाबू? लोच बच रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म लॉस्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बनकर रेडी होगा? देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। इसमें कुछ नहीं करना है, बस बी ऐड करके इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, हमारा ये बनकर रेडी हो जाएगा। देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर इज नो मनी टू वेस्ट। तो सबसे पहले हमको क्या करना है?
जैसे को तैसे लिख देना है इतना। देयर इज नो मनी टू, इतना हम पैसिव में लिख देंगे। देयर इज नो मनी टू, इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा बी। और इसके बाद जब इतना लिख ही दिए हैं तो इसके बाद बाबू क्या बच रहा है, वेस्ट। वेस्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेस्टेड। हमारा बनकर रेडी हो गया। सभी लोग को समझ में आ रहा है? जो लोगों को समझ में आया वो लोग कमेंट कर दीजिएगा। बन गया ना? देखिए हमने ऐसे भी लिख दिया है, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड। थर्ड एग्जांपल है, देयर इज नो टाइम टू प्ले। मैंने ये तो जरा इसको क्या सबसे पहले क्या करेंगे, देयर इज नो टाइम टू इतना लिख लेंगे। यदि कोई भी एक्टिव वॉइस में देयर इज नो टाइम से स्टार्ट हो तो जैसे कि तैसे और वर्ब इसके साथ बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग। देयर इज नो टाइम टू बी प्लेड। हमारा बन गया। देयर इज नो टाइम टू बी प्लेड। मैंने लिखा है ना देयर इज नो टाइम, इतना ही, कुछ दूसरा मैंने लिखा है। इसके साथ इसके बाद हमने क्या लगाया है, बी है, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमारा बनकर रेडी हो गया। आशा करता हूं कि सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने बना भी दिया है, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, और रूल नंबर 16 देख लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इंफिनिटिव वर्ब हो जो विदाउट टू के हो। मान लेते हैं इंफिनिटिव वर्ब क्या आता है, हमेशा टू लेकर आता है, तो इसको कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब की थर्ड टू प्लस, ऐसे इसको पैसिव बनाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं पहला एग्जांपल, आई सा राम प्ले। तो सबसे पहले हमको बाबू बताइए इसमें ये आई क्या है, सब्जेक्ट। सा क्या है, वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और प्ले क्या है, वर्ब है। मींस ये भी इंफिनिटिव वर्ब है, बस इसके साथ टू नहीं आया है। तो यही बोल रहा है कि इंफिनिटिव वर्ब आए विदाउट टू, टू के बदले आए तो उसे पैसिव वॉइस ऐसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो है ना राम, इसको लिख लेंगे। क्या करेंगे, राम। सबसे पहले हम राम को ले लेंगे, सब्जेक्ट चूंकि यही ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में इसका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, राम हो जाएगा। इसके बाद क्या, ये चूंकि जो सेंटेंस है वो चूंकि पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में मींस सिंपल पास्ट में है। जब ये सिंपल पास्ट में कैसे पहचाने, इसको वर्ब को देखो, वर्ब हम जब देखा तो सी का सेकेंड फॉर्म है सा। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसका हेल्पिंग वर्ब अगले वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बाबू, वाज या वर होता है। तो राम के साथ क्या हो जाएगा, वाज। राम के साथ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब वर्ब बोल रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर सा है ना, सा का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सीन हो जाएगा। यही होगा ना,
इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, इसके बाद टू है तो टू हमने लगा दी। इसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, कौन सी वर्ब को, इन्फिनिटिव वर्ब को ही, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है यहाँ पर क्या लिख देंगे, प्ले, लिख दिया। इसके बाद बाई, इसके बाद सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब दे, यही बोल रहा है ना। इसके बाद वर्ब कौन से, मेन वर्ब कौन सा है, सा है तो सा का सीन हो जाएगा। इसके बाद टू, इसके बाद प्ले, ये थर्ड फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि इसके पहले क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद बाई, इसके बाद मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सॉरी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हमारा बनकर रेडी हो गया। ऐसे बना लिए। आई फाउंड हिम स्विम, ठीक है। तो सबसे पहले हमको बताइए इसमें क्या है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है, वर्ब है, ही हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और स्विम क्या है, इंफिनिटिव वर्ब है विदाउट रूट के। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, हिम है, इसका सब्जेक्टिव, इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोल रहा है, तो चूंकि ये पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में है तो हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होता है, इसके साथ वाज लग जाएगा। इसके बाद क्या होगा बाबू, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ये होगा, सी हो गया, इसके बाद वाज, इसके बाद वर्ब, फाउंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फाउंड ही होता है। इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, टू है तो टू लगा देंगे, और इसको स्विम, एस स्विम लिख देंगे। इसके बाद बाय लगा देंगे। इसके बाद आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। हमारा बनकर रेडी हो गया, ही वॉज फाउंड टू स्विम बाय मी। ठीक है। जो लोग मैं समझाने के लिए वो सब लिख रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ऐसे लिखकर अपना नोट्स बनाते चलिएगा। दे मेड मी लाफ, यही है ना। तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ये यहाँ पर दे क्या है बाबू, सब्जेक्ट है, मेड क्या है, वर्ब है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर मेड क्या है, वर्ब है, यहाँ पर मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लाफ क्या है, टू प्लस इंफिनिटिव वर्ब है, यही है ना। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए बाबू, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, आई, हमने आई दे दिया। इसके बाद क्या होगा, आई के साथ वाज ये लगता है कि वर लगता है, तो वाज। इसके बाद वर्ब क्या है, मेड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेड ही हो जाएगा। इसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, इस वर्ब को भी लिखना है, तो इसके बाद टू लव। इसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, बाई। जैसे रूल में है देखिए, इतना लिख ले टू, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद बाई, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे। हमारा बनकर रेडी हो गया। बन गया ना। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेड, इसके बाद टू लव, इसको यहाँ पर, इसके बाद बाई, इसके बाद सब्जेक्ट का ये देम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। तो बाबू आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहां आप लोगों को समझ में ना आए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।